नमस्कार दोस्तों, पृथक विचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ देवेंद्र वर्मा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दिल्ली में चुनाव लड़ने वाली आम आदमी पार्टी की। दोस्तों, सबसे बड़े ताज्जुब की बात यह है कि भारत के अंदर 2700 से अधिक राजनीतिक दल हैं, जिसमें कुछ मान्यता प्राप्त हैं तो कुछ गैर मान्यता प्राप्त भी हैं। इसमें राष्ट्रीय स्तर के दल हैं, इसमें राज्य स्तरीय दल हैं, इसके अलावा छोटे छोटे दल हैं जो अनेक राज्यों में उपस्थित हैं और चुनाव भी लड़ते हैं। लेकिन इन सब दलों के बनने की एक सिमिलर टाइप कहानी रही है, जो कि ज़्यादातर दल जाते हैं, अपनी पार्टी बनाते हैं, ज़्यादातर नेता जाते हैं, अपनी पार्टी बनाते हैं और चुनाव आयोग में सिंबल मांगने के लिए अप्लाई कर देते हैं और चुनाव आयोग उनको सिंबल दे देता है। ये एक आम प्रक्रिया है भारत में राजनीतिक दल बनने की। लेकिन साहब, क्या आपने कभी सोचा कि आम आदमी पार्टी की स्थापना कैसे हुई, ये कैसे बनाई गई? ये एकमात्र भारत की ऐसी पार्टी जो कि बहुत सोचे समझे रणनीति के तहत बनाई गई, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा होमवर्क किया गया और वो होमवर्क किया गया विदेशों से। कुछ एनजीओ चलाने वाले लोग अचानक से दिल्ली में प्रकट हुए। उन्होंने इंडिया अगेंस्ट करप्शन नाम का एक एनजीओ बनाया और उस एनजीओ को बनाने के बाद उन्होंने देश के अंदर एक ऐसा माहौल तैयार किया और माहौल तैयार करने का उन्हें मौका मिला कांग्रेस के कुकर्मों की वजह से। आप याद कीजिए कि 2014 से पहले देश के अंदर कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार के कितने बड़े बड़े किस्से सामने आ रहे थे। सारे अखबार कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार की कहानियों से रंगे हुए होते थे। टीवी की डिबेट्स का सब्जेक्ट ही कांग्रेस के भ्रष्टाचार होते थे। तरह तरह के बड़े बड़े भ्रष्टाचार हुए। कोयला घोटाला, 2G घोटाला, 3G घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, दुनिया भर के घोटाले हुए, जिससे जनता के मन में कांग्रेस के लिए एक गुस्सा था। एक इतना बड़ा गुस्सा जनता के मन में था कि वो कांग्रेस पार्टी से पूरी तरह निराश हो चुकी थी और बदलाव के रूप में किसी दूसरी पार्टी को देख रही थी और वो पार्टी उनके लिए थी भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी को देश की सत्ता में आने से रोकने की साजिश के तहत इस पार्टी का गठन किया गया विदेशों में बैठकर कुछ लोगों द्वारा। फोर्ड फाउंडेशन जैसी संस्था से इसको खूब फंडिंग हुई। इसके अलावा विदेशों में बैठे हुए दूसरे वामपंथी मानसिकता के लोगों द्वारा इसकी फंडिंग हुई और इसके एक ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार किया गया कि जिससे देश की जनता को पूरी तरह से भ्रमित किया जा सके। अब चूंकि इनके पास पैसे की कमी तो थी नहीं, तो इनके पास सबसे बढ़िया जरिया देश की राजनीति में छाने का था, वो था भारत का मीडिया। आप याद कीजिए 2014 से पहले का वो दौर कि जब लोगों के पास स्मार्टफोन तो हुआ नहीं करते थे, तो सूचना पाने के लिए लोग डिपेंड थे मीडिया पर और उसमें भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर सबसे ज़्यादा लोग अपना समय व्यतीत करते थे और उसको सुनने वाले बहुत बड़ी मात्रा में थे। समाचार के बहाने उनको जो जानकारी मिलती थी उसी को वो सच मान लिया करते थे, क्योंकि उनके पास सूचना पाने का कोई दूसरा जरिया था ही नहीं। उसी दौर को आप याद कीजिए कि उस समय चैनलों पर यदि 30 मिनट का कोई समाचार बुलेटिन होता था तो उसमें से 18 मिनट के तो केवल एडवर्टाइजमेंट ही हुआ करते थे, यानी कि हर 2-3 मिनट के बाद एडवर्टाइजमेंट की एक लंबी श्रृंखला, उसके बाद थोड़ी बहुत देर के समाचार, और देखा जाए तो मीडिया की कमाई का भी मेन जरिया यही विज्ञापन हुआ करते थे। तो ऐसे समय में जब टीवी विज्ञापनों पर ही जिंदा थे,
जब चैनल चलाने वाले लोग विज्ञापनों को ही महत्व देते थे, ऐसे समय में जब आम आदमी पार्टी का ड्रामा दिल्ली में शुरू हुआ, अन्ना हजारे को लाकर अनशन के नाम पर रामलीला मैदान में बैठाया गया, तो उस समय के आप इसी मीडिया के क्रियाकलाप देखिए। अन्ना हजारे के दिल्ली में आते ही हमारे देश की सारी 99% मीडिया ने अन्ना हजारे की आंदोलन की लाइव कवरेज शुरू कर दी, और लाइव कवरेज भी 24 घंटे की, नॉन स्टॉप, बिना किसी विज्ञापन। तो क्या आप ये मान सकते हैं कि ये जो नॉन स्टॉप कवरेज दी जा रही थी, ये क्या बिना पैसे के दी जा रही थी? क्या देश का मीडिया अपने 24 घंटे के विज्ञापनों को छोड़कर यदि इन्हीं का चेहरा पूरे देश को दिखा रहा था, तो क्या वो कोई जनसेवा कर रहा था? क्या वो कोई समाज सेवा कर रहा था? जी नहीं, ये सारा का सारा ब्लूप्रिंट तैयार हुआ था विदेशों में, जिसके तहत हर चीज़ को बड़े करीने के साथ इस देश पर थोपा गया। मीडिया ने ही आम आदमी पार्टी को बनाया, और मीडिया की वजह से ही आम आदमी पार्टी पंजाब में सफल हुई, और मीडिया की वजह से ही आम आदमी पार्टी एक कुशासन देने के बावजूद दिल्ली की सत्ता में 2-2 बार आई, और तीसरी बार के चुनाव में भी क्या होगा यह भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन इतना तय है कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने जितना पैसा इस देश की मीडिया को खिलाया है, इतना आज तक देश की कोई दूसरी पार्टी मीडिया को नहीं खिला सकी है। उसी का कारण है कि पिछले 11 वर्षों के दौरान भारत की इसी मीडिया ने अरविंद केजरीवाल से कभी कोई ऐसा सवाल नहीं पूछा जो उनके लिए परेशानी का सबब बन सकता। मीडिया उनके एडवर्टाइजमेंट के बहाने उनका पैसा खाकर खुश थी, और जब केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं रहे या जेल चले गए, तो उसके बाद यही काम उन्होंने पंजाब सरकार के थ्रू कराया। पंजाब सरकार के एडवर्टाइजमेंटों के चलते मीडिया फिर भी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुंह खोलने से बचता रहा। यानी कि यदि आप सीधे शब्दों में कहें तो अरविंद केजरीवाल के कुशासन को बनाए रखने का सबसे बड़ा जिम्मेदार यदि कोई है तो वो भारत का यही मीडिया है। दूसरी तरफ 11 साल के अंदर केजरीवाल ने दिल्ली को क्या दिया या देश को क्या दिया? केजरीवाल ने दिल्ली को बना दिया दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर। केजरीवाल ने देश की राजधानी को बना दिया एक बड़ा स्लम बस्ती वाला शहर, एक ऐसा शहर जिसके नागरिकों के पास मूलभूत सुविधाएं तक नहीं, उनके पास पीने के लिए साफ पानी नहीं, उनके लिए सांस लेने के लिए साफ हवा नहीं, उनके बच्चों के खेलने के लिए कहीं कोई जगह नहीं, और देखा जाए तो एक ऐसा शहर जिसे देखकर कहा जा सकता है कि ये एक दम तोड़ता शहर है। और ये विडंबना है कि दिल्ली कोई शहर ही नहीं, ये देश की राजधानी है। इसको जैसा शहर होना चाहिए था उसके लिए ना तो केंद्र सरकार ने कभी कोई ध्यान दिया, और राज्य सरकार तो आई ही इसको नर्क बनाने के लिए थी। आम आदमी पार्टी की वस्तुतः कोई अपनी विचारधारा नहीं है। आम आदमी पार्टी एक तरह से वामपंथी एजेंडे के तहत काम करती है। यदि आप इनके क्रियाकलाप देखेंगे तो पाएंगे कि ये अंदर खाने इनकी सारी नीतियां वामपंथ से प्रेरित हैं, जबकि हिंदुओं को मूर्ख बनाने के लिए ये हिंदू होने का भी दिखावा करते हैं, ये मंदिर जाने का भी दिखावा करते हैं। दूसरी तरफ मुस्लिम तुष्टीकरण की ये सारी सीमाएं लांघते हैं। इन्होंने ही दिल्ली के अंदर अवैध घुसपैठियों को कांग्रेस के बाद सबसे ज़्यादा प्रश्रय दिया है। इन्होंने उनके कई बस्तियां बसाई, उन्हें आर्थिक रूप से मदद की, और उसी का नतीजा है कि आज दिल्ली में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी अवैध घुसपैठिए और रोहिंग्या अवैध घुसपैठिए जगह जगह अपनी बस्तियां बसाकर रह रहे हैं। देश की राजधानी के संसाधनों पर जबरदस्ती एक बोझ बने बैठे हैं। दूसरी तरफ
देश की राजधानी के टैक्स देने वाले नागरिक त्राहिमाम कर रहे हैं। व्यवस्थाएं इस तरह की बना दी गई हैं कि कानून पसंद व्यक्ति या शांति प्रिय व्यक्ति इन अवैध घुसपैठियों, इन रोहिंग्यों और अरविंद केजरीवाल के कुशासन की चक्की के बीच जबरदस्ती पीसा जा रहा है। क्या किसी देश की राजधानी का हाल ये होना चाहिए? ये बांग्लादेशी घुसपैठिए इस देश की राजधानी के नागरिकों का रोजगार छीन रहे हैं। ये देश की राजधानी में अपराध बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये देश की राजधानी से पैसा कमाकर वापस बांग्लादेश भेज रहे हैं। और एक आदमी बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ करके आता है, दिल्ली में अपने फर्जी डॉक्यूमेंट बनाता है, जो कि बड़ी आसानी से आम आदमी पार्टी के सहयोग से उनको आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। उसके बाद वो वापस बांग्लादेश जाता है और अपने परिवार के बाकी सदस्यों को लाकर बसाने का काम करता है। और इनकी संख्या धीरे धीरे इतनी बढ़ गई है कि अब ये अस्पतालों में देख लीजिए तो ये बोझ बने हुए हैं, सार्वजनिक परिवहन में देख लीजिए ये बोझ बने हुए हैं। दिल्ली को कुरूप बनाने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। जगह जगह कबाड़ियों के गोदाम खोलकर ये बैठे हैं, जिससे दिल्ली बेहद कुरूप दिखती है। दिल्ली की जमुना का बुरा हाल हो चुका है। आम आदमी पार्टी के एजेंडे में विकास जैसी कोई चीज़ कभी थी नहीं, इसलिए वो मुफ्तखोरी की एक से बढ़कर एक स्कीम लॉन्च करती है, जिससे प्रभावित होकर, जिससे आकर्षित होकर देश की राजधानी के अंदर घुसपैठिए भी बढ़ते जा रहे हैं और साथ ही देश के दूसरे राज्यों से प्रवासियों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। तो दिल्ली का ऐसा हाल, देश की राजधानी का ऐसा हाल, ये आखिर दुनिया के सामने क्या तस्वीर बयां कर रहा है? क्या देश की राजधानी ऐसी होनी चाहिए? क्या भारत की केंद्र सरकार को, भारत सरकार को इस विषय पर विचार नहीं करना चाहिए कि जो देश तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की बात कर रहा हो और केवल बात ही ना कर रहा हो बल्कि इसके लिए 24 घंटे प्रयास कर रहा हो, उस देश की राजधानी ऐसी हो कि जिसमें यदि कोई विदेशी मेहमान आए या विदेशी सैलानी आए तो वो यहाँ से ये कसम खाकर वापस जाए कि आज के बाद इस प्रदूषित शहर में, इस गंदे शहर में दोबारा आने से पहले हम 100 बार सोचेंगे। ऐसी राजधानी की कल्पना तो कोई भी देश नहीं कर सकता। तो क्या ये केंद्र सरकार का दायित्व नहीं है कि अब वो आगे बढ़कर मोर्चा संभाले और इस पूरी अराजकता, इस अव्यवस्था से देश को छुटकारा दे? देश की राजधानी भारत के हर नागरिक की राजधानी है, उसका उस शहर पर उतना ही हक है जितना दिल्ली में रह रहे दूसरे लोगों का। तो इसलिए केंद्र सरकार को अब दिल्ली को चंडीगढ़ की तर्ज पर एक यूनियन टेरिटरी के रूप में दोबारा दर्ज करना चाहिए। आप आज चंडीगढ़ को देखिए, चंडीगढ़ वो शहर है जो हरियाणा की भी राजधानी है और पंजाब की भी राजधानी है, लेकिन वो केंद्र शासित प्रदेश है, यानी यूनियन टेरिटरी है। आज आप चंडीगढ़ जाएंगे तो आप उसकी सुंदरता देखकर, उसकी व्यवस्थाएं देखकर मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। तो क्या दिल्ली को यूनियन टेरिटरी बनाकर उसी तरह का एक विकसित शहर नहीं बनाया जा सकता? इस विषय पर केंद्र सरकार को अब गंभीरतापूर्वक विचार करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है कि दिल्ली कैसा शहर होना चाहिए, इस विषय पर आपसे निवेदन है कि कमेंट कीजिए। और दोस्तों, साथ ही आपसे निवेदन है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी जरूर करें। तो अगले वीडियो में मिलेंगे किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।